केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो है हमारा संवेग से संबंधित, यानी कि होम साइंस में जो अगला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो है संवेग, जिसे हम लोग कहते हैं इमोशंस। अब संवेग के लिए कई प्रकार के शब्द यूज में लिए जाते हैं, जैसे संवेग हो गया, भावनाएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भावनाएं या फिर संवेग क्या होते हैं, कौन कौन से संवेग एक बालक के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो भावनाएं या फिर जो संवेग होती है वो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, यानी कि यह मन से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे माइंड से संबंधित होती है, यानी कि वे सारी चीजें जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, यानी कि जिसको करने पे, जिसका कंट्रोल करने, नियंत्रण करने में हमारा मस्तिष्क काम करेगा, वो सारी चीजें किसमें आती है, मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। अब ये जो संवेग होते हैं ये आंतरिक भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं, यानी कुछ प्रकार के ऐसे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे मन से बाहर निकलते हैं, और कुछ हम बाहरी अभिप्रेरणा के द्वारा होते हैं, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुलस देता है तब जाके हमारे द्वारा वो इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कि जो भावनाएं या फिर जो इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, वो बालक के आंतरिक गुणों के आधार पर भी हो सकते हैं, और बालक के जो बाहरी गुण है, यानी कि बाहर से उसे कोई प्रेरणा मिल रही है, कोई मोटिवेट कर रहा है, उसे स्टिमुलस कर रहा है, तो उसके आधार पर भी बालक के द्वारा संवेग प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये जो संवेग प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इसमें उसकी शारीरिक उत्तेजनाएं होती है, तो उसमें का शरीर भाग लेगा, उसका संज्ञानात्मक मूल्य भी उसमें साथ देता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति के पर्सनल अनुभव के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये जो संवेग की बात करते हैं हम लोग, जो संवेग देखते हैं कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा संवेग 2 प्रकार के होते हैं। कुछ संवेग आंतरिक होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति के खुद के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से सीखा नहीं। ऐसे संवेग होंगे जन्मजात, यानी कि जब बालक का जन्म हुआ तो बालक के अंदर जन्म लेते ही वो प्रेजेंट है, किसी ने उसे सिखाया नहीं था, जैसे कि रोना। जैसे बालक का जन्म होता है, जन्म होते वह रोना शुरू कर देता है, यानी कि ये जो वाला संवेग था, रोने का जो संवेग है, ये क्या है, जन्मजात है, किसी ने सिखाया नहीं। और कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो बालक धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, उस तरीके से आसपास के वातावरण को देखकर, समझकर वो नए नए संवेग सीखेगा, तो वो अर्जित हो जाएंगे। तो इस आधार पर जो संवेग है हमने 2 प्रकार में विभाजित किया है। 2 प्रकार है। पहला है प्राथमिक संवेग। प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले बालक के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये जो प्राथमिक भावनाएं या संवेग होते हैं, ये बुनियादी यानी कि बच्चों का आधार होता है। सार्वभौमिक भावनाएं भावनात्मक अवस्था है जो इनमें जन्मजात मानी जाती है, यानी कि ऐसे जो संवेग होते हैं, ऐसी जो भावनाएं होती है, ये बालक के अंदर जन्मजात होती है, यानी कि जन्म के समय बालक के अंदर पाई जाती है। आमतौर पर ये विशिष्ट शारीरिक प्रक्रियाएं होती है और विशेष महत्व रखती है विकास से संबंधित, जिसमें हम लोग बात करते हैं खुशी, उदासी, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा और रोना। ये सारे जो संवेग है, जब बालक का जन्म होगा, जन्म होते बालक के अंदर पहले से प्रेजेंट होगी। जन्म होते जब बालक रोना शुरू करेगा तो उसके कुछ समय बाद बालक जब खुश होगा, लोगों को देखकर, अपने आसपास के लोगों को देखकर, अपनी माँ को देखकर मुस्कुराना सीखेगा, यानी कि मुस्कुराएगा, तो यानी कि ये जो संवेग है उसके अंदर पहले से प्रेजेंट था। फिर उदासी, वह उदास होगा, गुस्सा करेगा, कुछ नए नए जब लोगों को मिलेगा तो यानी कि वो आश्चर्यचकित भी हो जाएगा, यानी कि आश्चर्य, घृणा, कुछ लोग उसे पसंद नहीं आएंगे। तो ये सारे जो संवेग है, जब बालक का जन्म हुआ तो बालक के अंदर पहले से प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक संवेग या फिर जन्मजात संवेग। अब कुछ संवेग ऐसे हैं जो बालक के जन्म होने के बाद उसने अपने आसपास के वातावरण को देख के सीखे, जैसे हम लोगों ने आनुवंशिक और पर्यावरण की बात की थी। आनुवंशिक और वातावरण। अब आनुवंशिक यानी कि जो जन्म के समय उसके बालक के अंदर प्रेजेंट थे, वातावरण यानी कि उसके आसपास के वातावरण से क्या उसमें विकास हो। उसी तरीके से वो संवेग जो जन्म के समय बालक के अंदर प्रेजेंट है, जन्म होते बालक में अपने आप आए थे। अब कुछ संवेग ऐसे उसने आसपास के वातावरण से सीखे, वो सारे संवेग जो वातावरणीय संवेग कह सकते हैं, या फिर हम इसके लिए अर्जित भी कह सकते हैं। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि बालक अपने आसपास के वातावरण से क्या क्या प्राप्त कर रहा है, तो इसे अर्जित संवेग भी कह सकते हैं, द्वितीयक संवेग भी कह सकते हैं, वातावरणीय संवेग भी कह सकते हैं। अगर ये सारे नाम आए तो आपको इन्हीं के नाम लिखने हैं। अब जो भावनात्मक संवेग है, इसमें विविधताओं के साथ साथ संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है,
और जो सामाजिक कारकों से उत्पन्न होता है। सामाजिक यानी कि समाज के कारकों से, समाज में जितने भी लोग हैं, अपने आसपास पर्यावरण में, वातावरण में जो भी लोग प्रेजेंट हैं, उन सभी के द्वारा जो बालक के संवेग में परिवर्तन होगा, बालक को जो नए नए संवेग सिखाए जाएंगे और जो बालक प्रदर्शित करेगा, वो सारे संवेग अपने द्वितीयक संवेग कहलाते हैं, द्वितीयक भावनाएं कहलाती है, वातावरणीय संवेग कहलाते हैं, या फिर उसे हम लोग अर्जित संवेग भी कह सकते हैं। जिसमें हम लोग किन किन को शामिल करते हैं? अपराध बोध यानी कि अपराध की प्रवृत्ति, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें अपराध की प्रवृत्ति भी हो सकती है, ईर्ष्या यानी कि जेलसी भी हो सकती है, गर्व यानी कि प्राउड भी हो सकते हैं, या फिर हम लोग कहें कि शर्मिंदगी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो प्यार का अनुभव होता है वो सब भी इसमें शामिल होता है। तो यानी कि वे सारे संवेग जो बालक को जन्म के बाद इसमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्जित संवेग। इसे हम लोग अर्जित संवेग भी कह सकते हैं, यानी कि जब बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इसे वातावरणीय संवेग, वातावरणीय संवेग भी कह सकते हैं, यानी कि इसने आसपास के वातावरण को देखकर सीखा। या फिर इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं सामाजिक संवेग। सामाजिक संवेग, अब ये सारे जो नाम है उसे हम लोग द्वितीयक संवेगी कहते हैं, यानी कि जो बालक जन्म होने के बाद सीखेगा, उसने अपराध की प्रवृत्ति जन्म होने के बाद आई, अपने आसपास उसका साथ कैसा था, उसकी संगति कैसी थी, उसके दोस्त कैसे थे, उनको देखकर उसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति आई। जब को उसके अपने खिलौने, अपनी चीजों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेगा, कोई दूसरा बालक लेगा, तो उसे गुस्सा आएगा, तो उसको मारेगा, पीटेगा, जेलसी होगी, तो ये भाव जन्म होने के बाद में आया। शर्मिंदगी, दूसरों को देखकर वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा। और जो प्यार की भावनाएं होती है, ये सारी चीजें जन्म होने के बाद बालक के अंदर दिखाई देती है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो भावनाएं होती है, हम जैसे कह सकते हैं जो हमारे संवेग है उसको हमने दो टाइप में तो डिवाइड कर दिया। जैसे एक हमने कहा प्राथमिक संवेग और एक द्वितीयक संवेग। अब इसके अलावा जो हमारी भावनाएं होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, यानी कि कुछ जो भावनाएं हैं वो अच्छी भी होती है, कुछ संवेग अच्छे होते हैं, और कुछ जो संवेग होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि अच्छे नहीं होते। ऐसे संवेग को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे इमोशंस को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जो इमोशंस थे उसको दो पार्ट्स में तो देखा ही था, जन्म होने के समय और जन्म होने के बाद। अब इन दोनों में कुल मिला के कुछ ऐसे संवेग है जो अच्छे हैं, बुरे भी हैं। तो उस आधार पर हमने जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, संवेग है, उसको तीन टाइप में डिवाइड किया है। एक है हमारा सकारात्मक संवेग, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यूज, दूसरा है नेगेटिव वैल्यूज, और एक है तटस्थ, यानी कि जिसमें जो कुछ हम उसे सामाजिक भी कैसे, यानी कि सकारात्मक भी कह सकते हैं और नकारात्मक भी कह सकते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक भावनाएं। अब इसमें जैसे खुशी हो गई, खुश होना अच्छी बात होती है, पॉजिटिव है। आनंद होना, संतुष्टि यानी कि जो सेटिस्फेक्शन होता है, प्रेम, कृतज्ञता यानी कि काम के प्रति अपना लगाव कैसा है, और ये सारी जो भावनाएं होती है इससे हमें सुखद अनुभव मिलता है, यानी कि इससे हमें खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोगों का जो अच्छी भावनाएं होती है, लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण, ये सारी भावनाएं जुड़ी होती है, यानी कि वो सारे काम जिसको करने से खुशी मिलती है, हमें ही नहीं हमारे साथ साथ दूसरों को भी खुशी मिले, ऐसा काम जिसको करने से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, हमें मानसिक संतुष्टि मिले, शारीरिक संतुष्टि मिले, तो वो सारे जो इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस कहलाते हैं सकारात्मक संवेग, यानी कि जिसको करने के बाद हमारे मन को शांति, संतुष्टि मिले। अब कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, हमारे शरीर पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, हमारे अलावा हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी जिससे नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सारे संवेग कहलाते हैं नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक संवेग। जिसमें हम लोग बात करते हैं उदासीन, उदास रहते हैं तो हमारा जो मूड सही नहीं होगा। फिर है क्रोध, यानी कि ज्यादा गुस्सा करने से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, आसपास के लोग, हमारे जो रिश्ते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। डर भी सेहत के लिए सही नहीं होता, ये भी एक नकारात्मक संवेग है। चिंता यानी कि टेंशन लेना, हताश यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं आशा हार के बैठ जाना। तो ये सारे जो संवेग है, ये सारे संवेग एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे शरीर पे भी, हमारे मस्तिष्क पे भी, और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। इससे हमारे जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं रहता, संकट की स्थिति आ जाती है और बेचैनी आ जाती है, यानी कि इससे हमारे शरीर के साथ साथ वातावरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जो लोगों के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे इमोशंस को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक होते हैं तटस्थ भावनाएं। ये जो भावनाएं होती है इसे हम ना तो सकारात्मक कहते हैं और
ना ही नकारात्मक। अब जैसे ऊब, तटस्थता या उदासीनता, जैसे हम ऊब की बात करें यानी कि बोर हो जाना। अब बोर हो जाना पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप सारे काम को करोगे तो आपको इंटरेस्ट ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि ऊब का मतलब है कि आपको बोर हो रही है, किसी काम को करके ज्यादा खुश भी हो सकते हो, किसी काम को करके ज्यादा दुखी भी हो सकते हो, ठीक है। यानी कि इसको ये ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर किसी काम हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास करने को कोई काम नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है। अगर काम नहीं है तो नहीं है, बोर हो रहे तो हो रहे। अभी इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे हमें ना ही खुशी मिल रही है ना ही कोई दुख मिल रहा है। तो यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिससे ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। इसलिए हम उसे कहते हैं तटस्थ, यानी कि वो तट की तरह एक जैसे टिके हुए हैं। इसलिए ये जो इमोशंस है इसे हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और तटस्थ, यानी कि कांस्टेंट। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि बालक के द्वारा बचपन में कौन कौन से जो इमोशंस है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। और बालक के द्वारा कई प्रकार के इमोशंस प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं डर। यानी कि बालक के द्वारा जो सबसे पहला इमोशन प्रदर्शित किया जाता है वो है डर। अब जो छोटे बच्चे देखा होगा आप लोगों ने, वो सबसे ज्यादा डरते हैं, ठीक है। यानी कि जब जैसे जैसे पहले वो बड़े होते जाएंगे उनका डर समाप्त होता जाएगा, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें डर रहता है, उन्हें कोई अकेला नहीं छोड़ता। तो ये सबसे ज्यादा संवेग बालक को प्रदर्शित किए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक और अनुकूलनीय भावना है, यानी कि एक नेचुरली डर निकलता है हमारे शरीर से, हम जानबूझ के डरते थोड़ी है। डर हमारे अंदर से एक नेचुरली प्रोसेस है, अपने आप निकलता है, जो बच्चे को खतरे से बचाने में मदद करती है। बचपन में सामान्य में अंधेरे से डर लगता था, राक्षसों से बच्चों को डर लगता है, तेज आवाज से डर लगता है और देखभाल करने वालों से अलगाव का डर शामिल होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें जो सामाजिक स्थितियां हैं, शैक्षणिक प्रदर्शन है, यानी कि शिक्षा किस प्रकार की है और विशिष्ट भय से संबंधित विकास होता है। फिर डर की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, यानी कि ये जो डर है, फियर है, इसे कहते हैं फियर। यानी कि ये जो इमोशंस है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इसकी जो प्रकृति है वो बदलती जाती है। अब जब छोटे होते हैं तब लोगों की आवाज से डर लगता है, किसी बड़े आदमी को देख लिया तो उससे डर लगता है, जो राक्षस होते हैं उनकी कहानियां सुन ली तो उससे डर लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। फिर वही बालक जब बड़ा होता जाएगा तो पढ़ाई से डर लगेगा, कई चीजों का उसे फोबिया हो जाएगा। तो यानी कि डर की प्रकृति अलग अलग होती है, डर की तीव्रता अलग अलग होती है। तीव्रता का मतलब है कि डरने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि बचपन में जैसे हम तेज आवाज से डरते थे अभी भी तेज आवाज से डरेंगे, लेकिन कब, जब वो तेज आवाज अचानक आएगी। अगर अचानक से आपको कोई आवाज सुनाई दे तो आप डर जाओगे। तो उसी प्रकार की प्रकृति यानी कि डरने की जो तीव्रता होती है वो बच्चों में अलग अलग होती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जो दूसरा संवेग बालक प्रदर्शित करता है बचपन में वो है क्रोध, यानी कि एंगर। यह एक शक्तिशाली भावना होती है, यानी कि ये जो क्रोध निकलता है यानी कि बालकों के द्वारा गुस्सा किया जाता है, यह या तो धमकियों से, हताश होने पर या फिर अन्याय के जवाब में उत्पन्न होता है। बच्चों को तब गुस्सा आता है जब उनकी जरूरतें या फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती है। यानी कि बच्चे बचपन में जिद करते हैं, कई प्रकार के खिलौने मांगते हैं, अगर उनकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं। अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती, माता पिता कई बार मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा गुस्सा करेगा, चीजें इधर उधर फेंकेगा, खाना नहीं खाएगा, खेलेगा नहीं। यानी कि ये कई तरीकों से, यानी कि इसके अलग अलग प्रकार अपना गुस्सा निकालने के, गुस्सा जाहिर करने के। यानी कि बच्चों को गुस्सा कब आएगा, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। यानी कि उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने खिलौने ही तो मांगा है फिर भी मुझे नहीं दे रहे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बालकों को क्रोध आना लग जाता है और जब उन्हें कई बाधाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्रोध को विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि नखरे करेंगे, चिल्लाएंगे, आक्रामकता दिखाएंगे, यानी कि चीजों को फेंकेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। और क्रोध को उचित तरीके से प्रबंधित करने और व्यक्त करने को सीखने के लिए बच्चों का विकास एक महत्वपूर्ण कौशल है। फिर जब वही बालक आक्रामक स्थिति में था बचपन में, फिर जब वही बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो उसे समझ आता जाएगा कि किस तरीके की स्थिति में, किस परिस्थिति में अपने क्रोध को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि हर एक स्थिति में उसके अंदर क्रोध को प्रदर्शित करने की, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना, ये सारा कौशल बालक फिर धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, उसमें विकास होता चला जाता है। तीसरा है ईर्ष्या, यानी कि जेलसी। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा जेलसी देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है
तो वो अपनी माँ को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। यानी कि अगर उनके पास कोई दूसरा बच्चा भी होगा तो वो दूर भी होगा तो कहीं दौड़ के आ जाएगा अपनी माँ के पास, उनको पकड़ लेगा कि ये कौन है, मेरी माँ है, मेरी मम्मी है। तो उसी प्रकार की भावना, यानी कि बच्चों में जेलसी का भाव होता है। अपनी चीजें किसी को नहीं देते। अगर घर में कोई दूसरा बच्चा भी आएगा तो उसके खिलौने उसको खेलने के लिए दिए जाएंगे तो वो उसके पास से जाके छीन लेगा कि ये किसका खिलौना है, मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगा। तो बालकों में सबसे ज्यादा जेलसी होती है। ईर्ष्या तब होती है जब बच्चों को किसी और के प्रति ध्यान, स्नेह या फिर संसाधनों के कथित नुकसान से खतरा महसूस होता है। यानी कि बालक को लगता है कि उनकी जो पसंद की चीजें हैं अब वो चली जाएगी, अब ये चीजें मेरे हाथ में नहीं आने वाली, या मेरी चीज कोई और ले लेगा। तब उसे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर जेलसी का भाव हो रहा है। भाई बहन की प्रतिद्वंदिता बचपन में ईर्ष्या का एक आम स्रोत होती है, क्योंकि बच्चे माता पिता का ध्यान रखने, खिलौने और विशेषाधिकारों के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा बालकों में जो जेलसी होती है वो बचपन में होती है, और स्पेशली भाई बहनों में होती है। इसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दे, इसके लिए नई बैग्स लाए, मेरे लिए नहीं लाए, बुक्स, बॉटल, पेंसिल, इन सभी चीजों के लिए बालकों में अपने भाई बहनों के लिए जेलसी होती है। ईर्ष्या ये क्या बताती है, असुरक्षा बताती है, नाराजगी होती है और प्रतिद्वंद्विता की भावना को जन्म देती है। यानी कि जितनी ज्यादा जेलसी होती है फिर वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं, यानी कि दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। बचपन में देखा होगा। अभी तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो सारी जेलसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जब बचपन में होते हैं तो हम इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं भाई बहनों से। तो ये उस समय की जेलसी होती है। यानी कि बचपन में एक प्रकार का संवेग होता है जो हर एक बालक प्रदर्शित करता है। तर्क, स्वामित्व दूसरों को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में प्रकट हो सकती है। यानी कि अगर अपने पास चीज है तो हम क्या बताएंगे, दूसरों से खुद को बेहतर बताएंगे। तो ये प्रकार के संवेग है जो बालक एक बचपन में प्रदर्शित करता है। फिर हम आगे देखते हैं स्नेह। स्नेह का मतलब होता है लगाव, यानी कि बालक बचपन में लगाव भी महसूस करवाता है। स्नेह में दूसरों के प्रति गर्मजोशी होती है, प्यार होता है, लगाव की भावनाएं शामिल होती है। फिर जैसे बच्चे अपने देखभाल करने वाले या फिर अपने भाई बहन हो गया या फिर साथियों के साथ एक मजबूत संबंध बनाते हैं। यानी कि जो लोग उसे पसंद हो गए, जैसे माता पिता हो गए, उसके भाई बहन हो गए, उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, अच्छे दोस्त होंगे जिनके साथ वो खेलता है, स्कूल जाता है, उनके साथ एक उनका मजबूत रिश्ता बन जाता है। वे इन रिश्तों से स्नेहपूर्ण बातचीत करते हैं। यानी कि उनके जो खुद के पसंद के लोग हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत करेगा, उनको उनके साथ लगाव रखेगा, उनसे प्यार भरी बातें करेगा, बातचीत करेगा, और उनके साथ सब कुछ अपनी चीजें शेयर भी कर सकता है। और ऐसे व्यवहार में वो उनको गले लगाता है, आलिंगन करता है, प्यार करता है, उनकी तारीफें करता है। ये सारी जो भावनाएं होती है एक बालक बचपन में प्रदर्शित करता है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसके लिए स्कूल में अपने पास जगह रोक के रखेगा कि यहाँ पे सिर्फ ये आके बैठेगा। स्कूल बस में भी सीट रोकेगा, दोनों साथ साथ खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ सारी गतिविधियां वो सिर्फ अपने उन लोगों के साथ करता है जिसे वो पसंद करते हैं, यानी कि जिसे उसके साथ स्नेह होता है, जिसके साथ उसका लगाव होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, स्नेह। फिर जो हम अगला देखते हैं, अगला जो संवेग है वो है जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी। यानी कि बालक में बचपन में जो बालक के द्वारा जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है, यानी कि बचपन में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, ये है तो ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे क्यों करते, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक ही चीज के कई सारे सवाल पूछना वो शुरू हो जाते हैं। यानी कि उस समय उनका जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वो बहुत तेजी से होना शुरू करता है। उसका मस्तिष्क का विकास इतना तेजी से होता है कि वो कई सारी चीजों को क्या, क्यों, कैसे, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। यानी कि दुनिया को खोजने, सीखने और समझने की जिज्ञासा नेचुरली आती है, स्वाभाविक आती है, और बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी होते हैं। यानी कि जिज्ञासु का मतलब उनमें जिज्ञासा होती है कि चीजों को किस प्रकार से जाने, नई नई चीजों को सीखने, समझने के लिए वो उतावले रहते हैं। इसलिए वो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं, यानी कि सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं कि ऐसा है तो क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें, इसलिए वो नए नए अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करते हैं, नई नई चीजों को खोजने की शुरू करते हैं, प्रयोग करेंगे, पूछताछ करेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ठीक है, और अपने जो जिज्ञासा होती है और उसकी समस्या का समाधान करते हैं और नई नई रचनाओं को जन्म देते हैं। यानी कि नई नई क्रिएटिविटी को फिर जन्म देना शुरू करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई चीजों को तोड़ मड़ोड़ को एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसी से क्या है, रचनात्मकता का विकास हो जाता है। तो जब बालक के अंदर जिज्ञासा आएगी, बचपन में जिज्ञासा का संवेग आएगा, उसी से कई प्रकार की कल्पनाशीलता का निर्माण होता है, रचनात्मकता का निर्माण होता है, उसकी बुद्धि और ज्यादा डेवलप होती जाती है, शार्प होती जाती है।
क्योंकि बच्चे ज्ञान की अपनी इस प्यास को संतुष्ट करने के लिए नए नए अनुभव करेंगे, यानी कि उनकी जितनी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी उसे वो सेटिस्फाई करना चाहेंगे, संतुष्ट करना चाहेंगे। उसे संतुष्ट करने के लिए वो कई नई नई चीजों को सीखेंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर चुनौतियों को तलाश करेंगे। तो इस प्रकार बालक क्या करेगा, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेगा और उसका मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हमारा ये जो अध्याय था जिसमें हमने भावनाओं के बारे में बात की, संवेग के बारे में बात की कि बालक के द्वारा बचपन में कौन कौन से संवेग प्रदर्शित किए जाते हैं, उसके साथ हम लोगों ने देखा कि जो संवेग है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमने 2 प्रकार पढ़े थे, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा था 3 टाइप ऐसे थे संवेग के जो ना तो जन्मजात थे ना ही अर्जित थे। उन दोनों को मिलाकर हमने ऐसा संवेग बनाया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि व्यक्ति के लिए कौन से जो संवेग अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, उस आधार पर हमने संवेगों का विभाजन किया था। तो हमारा जो संवेग वाला अध्याय है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया चैप्टर, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।